सोरो बॉय ये मूवी में लड़कों का स्ट्रगल दिखाया गया है जो कि कॉलेज के बाद शुरू होता है। कॉलेज के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां लड़कों पर आ जाती हैं। पहले जॉब पाना, मम्मी पापा की देखभाल और फिर शादी। इसी स्ट्रगल भरी लाइफ में कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ बड़ा करने की ठान लेते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मूवी का एक्सप्लेन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत हैदराबाद सिटी से होती है, एक बड़ी सिटी जहां छोटे छोटे परिवार, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले बच्चे बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं। ऐसा ही एक सपना लेकर एक लड़का आया था जिसने अपनी स्टोरी ऐसी लिखी जो बहुत ज्यादा फेमस हो गई। आज कॉलेज का पहला दिन था उन बच्चों का जो कॉलेज में एडमिशन ले रहे थे। इसलिए डीन सभी बच्चों का स्वागत करते हैं और अपने कॉलेज की तारीफ करते हैं कि उनका कॉलेज बाकी कॉलेजों से बहुत अच्छा क्यों है। वहीं एक लड़का अपनी मम्मी पर गुस्सा कर रहा होता है कि उसके सभी दोस्त बाइक और कार में आए हैं, लेकिन वह बस में आया था, इसलिए वह अपनी मम्मी से एक बुलेट की डिमांड कर रहा था। वही पास में ही गौतम कृष्णा बैठा होता है। कृष्णा उस लड़के से उसकी प्रॉब्लम पूछता है। वह बताता है कि मेरी मम्मी मुझे गाड़ी नहीं दे रही हैं और आजकल बिना बाइक के तो लड़की भी नहीं मिलती। कृष्णा पूछता है, तुम्हें कौन सी बाइक चाहिए? लड़का कहता है, रॉयल एनफील्ड। फिर यहीं से स्टोरी शुरू होती है। गौतम कृष्णा का भी जब कॉलेज का पहला दिन था तो उसके मम्मी पापा ने उसे रॉयल एनफील्ड गिफ्ट की थी। कृष्णा के मम्मी पापा उसे बहुत प्यार करते थे और उसके बिना मांगे ही सारी चीजें दे देते थे। वे बहुत सपोर्टिव थे। कृष्णा भी उनसे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसका लगाव अपने पापा से बहुत ज्यादा था। कृष्णा का एक दोस्त था जिसका नाम निखिल था। निखिल को भी कृष्णा के घर वाले बहुत प्यार करते थे। कृष्णा को तो उन्होंने बाइक दे दी थी, लेकिन कॉलेज के पहले दिन के लिए उन्होंने निखिल और कृष्णा को वॉच भी गिफ्ट की थी, जिससे निखिल बहुत खुश हो जाता है। फिर बहुत खुशी में निखिल और कृष्णा कॉलेज के पहले दिन के लिए निकल जाते हैं। कॉलेज पहुंचते ही उनकी रैगिंग शुरू हो जाती है। जब सीनियर्स निखिल की रैगिंग ले रहे होते हैं तो वह उल्टा उनका मजाक उड़ाने लगता है, जिसकी वजह से सीनियर्स डरकर उसे भगा देते हैं। फिर कृष्णा की बारी आती है। सीनियर्स सोचने लगते हैं कि कृष्णा से क्या करवाया जाए। तभी उन्हें एक लड़की प्रिया दिखती है। वे उसे पास बुलाते हैं और कृष्णा को प्रिया को प्रपोज करने के लिए कहते हैं। कृष्णा प्रिया को देखकर पहली नजर में ही प्यार कर बैठता है और आई लव यू कह देता है। सीनियर्स प्रिया से कहते हैं, अगर तुम्हें प्रपोजल एक्सेप्ट है तो हाँ करो, नहीं तो उसे थप्पड़ मार दो। प्रिया कृष्णा को सॉरी कहकर थप्पड़ मारकर चली जाती है। बाद में धीरे धीरे दिन बीतने के साथ प्रिया और कृष्णा में प्यार बढ़ने लगता है। दोनों एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं। दोनों घूमने भी जाते और अगर कृष्णा के पास पैसे नहीं होते तो प्रिया पेमेंट कर देती थी। कृष्णा ने प्रिया को अपने घर वालों से भी मिलवाया था। फिर जिस रात कृष्णा का बर्थडे होता है वहां सभी लोग उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। बाद में जब कृष्णा प्रिया के साथ रोमांटिक होने की कोशिश करता है तो प्रिया को सुसु आ जाता है और वह वॉशरूम चली जाती। कृष्णा उसका इंतजार करने लगता है। तभी उसे बाहर से जोर जोर की आवाजें सुनाई देती हैं। जब कृष्णा बाहर जाता है तो निखिल उसे बताता है कि कुछ लोग शराब पीकर प्रिया के साथ मिसबिहेव करने की कोशिश कर रहे थे। पहले तो कृष्णा उनसे पंगा नहीं लेना चाहता था, इसलिए वह निखिल को पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है, लेकिन वे लोग कृष्णा के साथ भी धक्का मुक्की करने लगते हैं, जिससे कृष्णा के अंदर गुस्सा भड़क जाता है। उसे लगता है कि अगर कोई अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बचा सकता तो वह कैसा आदमी है। इसलिए कृष्णा उन लोगों को तगड़ा सबक सिखाता है और उसके दोस्त भी सबको खूब मारते हैं। बाद में जब सभी बैठकर बात कर रहे होते हैं तो कृष्णा प्रिया से कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यह सुनकर प्रिया बहुत खुश हो जाती है। फिर कृष्णा प्रिया को घर छोड़ने जाता है और घर के बाहर शादी की बात करता है। प्रिया तुरंत शादी के लिए हाँ कर देती है, लेकिन कहती है पहले हम सेटल हो जाएं, जॉब प्लेसमेंट ले लें, अपने मम्मी पापा को प्राउड करें, फिर शादी करेंगे। इसके बाद प्रिया कृष्णा को किस और हक करके घर चली जाती है। वहीं पास में खड़े प्रिया के पापा ने उनकी सारी बात सुन ली थी, इसलिए वे प्रिया से लड़के के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन प्रिया कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहां से चली जाती है। अगले दिन प्रिया कॉलेज में कृष्णा से बात करने से बचती है। कृष्णा के बहुत रिक्वेस्ट करने पर प्रिया कहती है, कल रात मेरे पापा ने तुम्हें देख लिया था और वे तुम्हारे बारे में पूछने लगे, तुम्हारी कास्ट, तुम्हारा बैकग्राउंड, तुम कितना कमाते हो, वगैरह वगैरह। मुझे नहीं लगता कि वे तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे। कृष्णा कहता है, नेक्स्ट वीक प्लेसमेंट है, मैं प्लेसमेंट लेने के बाद तुम्हारे पापा से बात करूंगा। यह सुनकर प्रिया मान जाती है। अब अगले हफ्ते प्लेसमेंट का दिन आता है। सभी कैंडिडेट्स जाकर इंटरव्यू दे रहे होते हैं। कुछ का सिलेक्शन हो जाता है और कुछ को रिजेक्शन मिलता है। इस प्लेसमेंट में निखिल और प्रिया का सिलेक्शन हो जाता है। प्रिया को तो 9 लाख तक की सैलरी का प्लेसमेंट मिलता है। वहीं कृष्णा को हर जगह से रिजेक्शन मिल रहा था और वह बहुत परेशान हो जाता है। आखिरकार उसे एक कंपनी में प्लेसमेंट मिलता है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि बाकी कैंडिडेट्स ने उस कंपनी में ज्वाइन करने से मना कर दिया था। कृष्णा को 25 रुपए प्रति माह की सैलरी मिलती है, जिससे वह बहुत खुश होता है,
क्योंकि इतने रिजेक्शंस के बाद उसे एक जॉब तो मिली। वह खुशी में प्रिया के पास जाता है और बताता है कि उसका प्लेसमेंट हो गया है। प्रिया सबसे पहले पूछती है, तुम्हारी सैलरी कितनी है? कृष्णा बताता है। यह सुनते ही प्रिया का एक्सप्रेशन डाउन हो जाता है और वह कृष्णा से ब्रेकअप करने के लिए कह देती है। वह कहती है, हर लड़की बचपन में जैसा सपना देखती है वैसा सफर बड़ा होकर नहीं करना चाहती। तुम्हारी जितनी सैलरी है उतनी तो मेरे ड्राइवर की सैलरी है। प्यार करना और शादी करना में बहुत फर्क है, ऊपर से हमारी कास्ट भी डिफरेंट है। यह सुनकर कृष्णा का दिल टूट जाता है। वह प्रिया को मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन प्रिया नहीं मानती और चुपचाप वहां से चली जाती है। उसी रात कृष्णा अपना गम भुलाने के लिए बहुत ज्यादा शराब पीता है। उसके दोस्त उसे समझाने की कोशिश करते हैं, क्या जॉब नहीं होगी तो लड़की तुम्हें छोड़कर चली जाएगी? ऐसा थोड़ी होता है। इसी रात कृष्णा सिंगल रहने का फैसला कर लेता है। बहुत पीने के बाद निखिल उसे घर छोड़ने जाता है। घर पहुंचने पर कृष्णा को इस हालत में देखकर उसके पापा बिल्कुल खुश नहीं होते, लेकिन डांटने के बजाय बड़े प्यार से पूछते हैं, तुमने शराब क्यों पी? कृष्णा सारी बात बता देता है। उसके पापा बड़े प्यार से समझाते हैं। लड़कियों को जो सही लगता है वह तुरंत कर देती हैं। वे ये सब बिल्कुल नहीं सोचती। वे कृष्णा को कई बातें समझाते हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण बात यह थी, जो हमें नहीं चाहता, हम कितना भी ट्राई करें वह वापस नहीं आएगा। इसलिए जो तुम्हारे हाथ में है उस पर कंसंट्रेट करो। कृष्णा की मम्मी भी उसे प्यार से समझाती हैं। वो लड़की तुम्हारे साथ सैलरी शेयर करने को तैयार थी, लेकिन लाइफ नहीं, और वे उसे अपने हाथों से खाना खिलाती हैं। कुछ समय बाद कॉलेज का फेयरवेल डे आता है, जहां सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन कृष्णा एक साइड में बहुत उदास बैठा होता है, क्योंकि वह प्रिया को अपनी आंखों के सामने नहीं देख पा रहा था। इसलिए वह साइड में चला जाता है। प्रिया भी उसके पीछे जाती है। उसे देखकर कृष्णा बहुत इमोशनल हो जाता है और एक बार फिर प्रिया से शादी की बात करता है, लेकिन प्रिया तुरंत मना कर देती है। कृष्णा उसे गले लगाकर मनाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिया को लगता है कि वह जबरदस्ती कर रहा है। वह उसे पीछे हटने के लिए कह देती है। कृष्णा को बहुत दुख होता है। घर जाकर वह प्रिया की हर चीज जला देता है। ये सब पीछे खड़े उसके मम्मी पापा देख रहे होते हैं। उन्हें यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन वे उसे कुछ देर उसकी हालत में छोड़ देने का फैसला करते हैं। कुछ समय बाद प्रिया की शादी हो जाती है। यह खबर सुनकर कृष्णा और ज्यादा परेशान और डिप्रेस हो जाता है। वह बहुत ज्यादा शराब पीने लगता है। यह सब उसके पापा के लिए बहुत हो चुका था। वे कृष्णा को इस हालत में नहीं देखना चाहते थे, इसलिए वे आखिरी बार उसे समझाते हैं, तुम अपने दादा के बारे में नहीं जानते। वे अपने परिवार से ज्यादा अपनी खेती से प्यार करते थे। उनका मानना था कि इंसान धोखा दे सकते हैं, लेकिन जमीन और खेती कभी धोखा नहीं देती। हर साल बारिश और आंधी की वजह से खेती में बहुत नुकसान होता था, जिससे हमारे घर में कर्ज बढ़ता गया। इसकी वजह से तुम्हारे दादा ने पेस्टिसाइड पीकर खुद को खत्म कर लिया, क्योंकि उनके लिए कर्ज मायने नहीं रखता था। उन्हें लगा कि उनकी जमीन और खेती ने उन्हें धोखा दे दिया। इसलिए जो हमें लगता है कि कभी धोखा नहीं देगा, वही हमें धोखा देता है, और जिसे हम सोचते हैं कि हमेशा प्यार करेगा, वही हमें छोड़ जाता है। इसलिए तुम्हें खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा और वह सब अचीव करना होगा जो तुम करना चाहते हो। कृष्णा ने अपने पापा की बात को गहराई से सोचा और फैसला किया कि अब वह अपनी लाइफ पर फोकस करेगा। अगले दिन से वह अपनी लाइफ पर बहुत मेहनत करने लगा। डेली कंपनी जाना, काम करना और देर रात घर लौटना। वह काम पर बहुत मेहनत करने लगा, जिसकी वजह से अगले कुछ सालों में उसका 2 बार प्रमोशन हो गया और उसकी सैलरी भी डबल हो गई। कृष्णा के ऑफिस में श्रुति नाम की एक लड़की काम करती थी, जिसका फोकस हमेशा कृष्णा पर रहता था। कृष्णा भी उसे नोटिस करता रहता था। एक दिन वह श्रुति से बात करने जाता है। श्रुति उसे देखकर घबरा जाती है और कहती है, मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूं, मेरा आज तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा। मैं तुम्हारे लुक से इंप्रेस नहीं हूं, मैं तुम्हारे काम करने के तरीके से इंप्रेस हूं। अगर तुम काम को इतना इंपॉर्टेंस देते हो तो फैमिली को कितना दोगे? और मैं जिसे बॉयफ्रेंड बनाऊंगी उसी से शादी करूंगी। यह सुनकर कृष्णा कहता है, मैंने तो तुमसे शादी के बारे में कुछ पूछा ही नहीं। और यहीं से कृष्णा और श्रुति का प्यार शुरू हो जाता है। दोनों बहुत मिलने लगते हैं और दिन भर कॉल पर बातें करते रहते हैं। अब कृष्णा का फोकस काम पर कम होने लगता है। कुछ दिन बाद कृष्णा और श्रुति की शादी हो जाती है, क्योंकि श्रुति को कृष्णा बहुत पसंद था और वह अपनी लाइफ स्पेशल तरीके से जीना चाहती थी। शादी के बाद भी कृष्णा और श्रुति बहुत अच्छे से और प्यार से रहने लगे। वे अब खुद का घर रेंट पर लेकर रहने लगे। वहीं कृष्णा के मम्मी पापा उनसे मिलने आते हैं। वे बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन कृष्णा के पापा श्रुति से अकेले में बात करते हैं और कहते हैं, तुम्हें पता है कृष्णा का दिल बहुत कमजोर है और वह बहुत इमोशनल है, तुम उसका हमेशा साथ दे पाओगी ना? श्रुति उन्हें पूरा आश्वासन देती है कि वह कृष्णा का हमेशा साथ देगी और उसे कभी नहीं छोड़ेगी। यह सुनकर कृष्णा के पापा बहुत खुश होते हैं और उन्हें लगता है कि कृष्णा ने सही लड़की से शादी की है। कुछ महीने बाद निखिल की शादी का दिन आता है। निखिल सभी को इनवाइट करता है। कृष्णा और श्रुति भी उसकी शादी में जाते हैं। कृष्णा बहुत खुश होता है और शादी में खूब एंजॉय करता है। जब वे लोग खाना खाने जा रहे होते हैं, तभी कृष्णा को प्रिया दिखती है।
उसे अपनी आंखों के सामने देखकर कृष्णा सन्न रह जाता है। प्रिया भी उसे देखकर सुन्न हो जाती है। तभी वहां श्रुति आ जाती है। कृष्णा प्रिया को श्रुति से इंट्रोड्यूस कराता है। ये मेरी वाइफ है। प्रिया श्रुति को देखते ही उसे गले लगा लेती है। यहाँ हमें लगता है कि प्रिया ने जो शादी का डिसीजन लिया था वह सही नहीं था और वह कृष्णा को श्रुति के साथ देखकर बिल्कुल खुश नहीं है। इस वजह से श्रुति को भी समझ आ जाता है कि प्रिया उसकी क्लासमेट नहीं बल्कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। वह कृष्णा से पूछती है, यह तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है ना? श्रुति को जलन होने लगती है। कृष्णा कहता है वह शादीशुदा है और उसने मूव ऑन कर लिया है। लेकिन श्रुति को यकीन नहीं होता कि प्रिया ने सचमुच मूव ऑन कर लिया है। इस बात से परेशान होकर कृष्णा वहां से चला जाता है। प्रिया भी आकर कृष्णा से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कृष्णा वहां से निकल जाता है क्योंकि श्रुति उसे कॉल कर रही होती है। फिर श्रुति प्रिया से बात करती है, तुम्हारा हस्बैंड नहीं आया? प्रिया बताती है, नहीं, वह काम में बिजी है। तभी कृष्णा वापस आ जाता है। इसके बाद श्रुति निखिल को गिफ्ट देने के लिए स्टेज पर जाने की बात करती है। प्रिया भी साथ जाने की कहती है। इसलिए कृष्णा प्रिया और श्रुति को लेकर स्टेज पर चला जाता है। पार्टी के बाद जब कृष्णा और श्रुति घर लौट रहे होते हैं तो श्रुति बिल्कुल खुश नहीं होती। वह कृष्णा से कहती है, अगर मैं शादी में नहीं आती तो शायद तुम और अच्छे से एंजॉय कर पाते। इसके बाद कृष्णा गाड़ी साइड में रोककर श्रुति को प्यार से समझाता है, मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वह मेरा पास थी और मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूं और हमेशा तुमसे ही प्यार करूंगा। अगर तुम यहां नहीं आती तो मैं भी नहीं आता। यह सुनकर श्रुति मान जाती है। अगले दिन कृष्णा की मम्मी बहुत टेंशन में उसे कॉल करके बताती हैं कि उसके पापा को आईसीयू में एडमिट कर लिया गया है। कृष्णा और श्रुति जल्दी से अस्पताल पहुंचते हैं। वहां पता चलता है कि उसके पापा को एडवांस स्टेज कैंसर है, जिसके ट्रीटमेंट के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए। कृष्णा का एक भाई भी है जो विदेश में रहता है, लेकिन वह कोई मदद नहीं करता। ट्रीटमेंट के लिए कृष्णा की मम्मी अपनी सोने की चूड़ियां निकाल कर दे देती हैं। यह देखकर कृष्णा बहुत इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसने बचपन में सोचा था कि वह अपनी मम्मी को ज्वेलरी सेट देगा, लेकिन आज वह उनसे ज्वेलरी ले रहा है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह अपने पापा का ट्रीटमेंट कर सके। थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन बाकी के पैसे जुटाने के लिए कृष्णा बहुत मेहनत करता है। वह हर जगह जाकर लोन मांगता है, अपना रेंट का घर छोड़ देता है, अपनी गाड़ी बेच देता है। वह अपने रिलेटिव्स के पास भी जाता है जहां उसे बेइज्जती सहनी पड़ती है। उसके पापा ने एक अंकल से वादा किया था कि उनकी बेटी की शादी कृष्णा से होगी, लेकिन कृष्णा ने श्रुति से शादी कर ली थी। फिर भी वह उनसे बहुत रिक्वेस्ट करता है और वे पैसे दे देते हैं। श्रुति भी अपनी जॉब की सैलरी, सेविंग्स और बाकी सब कुछ कृष्णा को दे देती है ताकि वह अपने पापा को बचा सके। बहुत कोशिशों के बाद भी कृष्णा के पास उतने पैसे नहीं हो पाते जितने चाहिए थे। श्रुति उसे कहती है, हमने सब कुछ कर लिया, अब कहां से पैसे लाएंगे? इस बात पर कृष्णा को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है, तुम्हारे पापा नहीं है ना, इसलिए तुम्हें नहीं पता। श्रुति के पापा बचपन में ही गुजर गए थे। यह बात श्रुति को चुभ जाती है। वह बहुत परेशान हो जाती है, न ढंग से सोती है, न खाना पीना करती है। उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वह सैंडविच खरीद कर खा सके। वहीं कृष्णा के पापा को होश आ जाता है। जब कृष्णा उनसे मिलने जाता है तो वे कहते हैं, तुम अपनी मम्मी, अपने भाई और सबका ध्यान रखना। इतना कहकर उनकी हालत बिगड़ने लगती है और डॉक्टर कृष्णा को बाहर भेज देते हैं। रात में कृष्णा बहुत उदास और इमोशनल हालत में बैठा होता है। तभी श्रुति कुछ पेपर्स लेकर आती है। ये डिवोर्स पेपर्स होते हैं। वह कहती है, मैंने जितना कमाया था वह अब 0 हो चुका है। मैं इस हालत में और नहीं रह सकती। मैंने बचपन से बहुत कुछ देखा है और मैं ये लाइफ अपने बच्चों को नहीं देना चाहती। कृष्णा बिना सोचे समझे पेपर्स पर साइन कर देता है। जाते जाते वह श्रुति को बताता है, मेरे पापा अब नहीं रहे। यह सुनकर भी श्रुति नहीं रुकती और उसे छोड़कर चली जाती है। अगले दिन निखिल कृष्णा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कृष्णा कहता है, यह मेरी प्रॉब्लम है। वह बहुत बड़े दुख से गुजर रहा था। एक तरफ श्रुति ने उसे छोड़ दिया और दूसरी तरफ उसके पापा के साथ यह हो गया। निखिल उसे मोटिवेट करता है, तुम्हारे साथ पक्का कुछ अच्छा होने वाला है, इसलिए तुम्हें यह सब झेलना पड़ रहा है। कृष्णा कहता है, अब मैं अपनी कंपनी बनाऊंगा। निखिल उसे समझाता है कि यह मिडिल क्लास लोगों के बस की बात नहीं है क्योंकि इसके लिए बहुत पैसे चाहिए, लेकिन कृष्णा ठान लेता है कि उसे कंपनी शुरू करनी है। निखिल उसका प्लान पूछता है, लेकिन कृष्णा के पास अभी कोई प्लान नहीं होता। फिलहाल वह फूड डिलीवरी पार्टनर बनकर काम करता है। एक दिन उसे एक आदमी मिलता है जो बहुत परेशान है। वह बताता है कि उसके खेत की फसल 10 लाख में बिकती थी, लेकिन मीडिएटर की वजह से उसे सिर्फ 5 लाख मिले। वह इस पैसे से अपने लोन कैसे चुकाएगा, यह सोचकर परेशान था। वह वहां से चला जाता है। अगली सुबह न्यूज़पेपर में कृष्णा को पता चलता है कि उस आदमी ने पेस्टिसाइड पीकर आत्महत्या कर ली। यह खबर सुनकर कृष्णा को बहुत दुख होता है और वह सोच लेता है कि उसे इसी फील्ड में कुछ करना है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने एक ऐप बनाया जिसमें फार्मर्स डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट्स डाल सकते हैं
और अपने हिसाब से रेट सेट कर सकते हैं। कस्टमर्स भी डायरेक्ट खरीद सकते हैं, जिससे मीडिएटर्स का कमीशन हट जाता है। इससे फार्मर्स और कस्टमर्स दोनों को फायदा होता है और कस्टमर्स को फ्रेश प्रोडक्ट्स मिलते हैं। यह आइडिया एक इन्वेस्टर रमय रेड्डी को पसंद आता है। वह इस ऐप को 2 करोड़ में खरीदने की बात करता है, लेकिन जब कृष्णा पूछता है मेरा नाम क्या होगा, तो रमय कहता है सेल होने के बाद। ऐप पर तुम्हारा नाम कैसे आएगा? ये ऐप बीटा वर्जन में था, इसलिए इन्वेस्टर लाना और मुश्किल था, क्योंकि ये सक्सेस होगा या नहीं ये पक्का नहीं था। ये सुनकर कृष्णा तुरंत उठकर चला जाता है। निखिल उसे समझाता है 2 करोड़ मिलेंगे, इससे तुम्हारा लोन चुक जाएगा और बाकी पैसे से तुम नया बिजनेस शुरू कर सकते हो। लेकिन कृष्णा नहीं मानता, क्योंकि अगर रमय 2 करोड़ देने को तैयार था तो इसका मतलब ऐप में कुछ तो है। इसलिए वह खुद इस ऐप पर काम करना चाहता था। एक दिन जब कृष्णा फूड डिलीवरी करने जाता है तो वह प्रिया के घर पहुंचता है। खुद को इस हालत में प्रिया के घर देखकर वह बहुत उदास हो जाता है। तभी कुछ लोग उसके पास आते हैं और बंदूक दिखाकर उसका लैपटॉप मांगते हैं। कृष्णा बैग से लैपटॉप निकालने का बहाना करता है और वहां से भाग जाता है। वे लोग उसका पीछा करते हैं और उसे बहुत मारते हैं। इस वजह से कृष्णा बैग नहीं बचा और वे लोग बैग लेकर रमय को दे देते हैं। कृष्णा निखिल को कॉल करके जल्दी आने और एक लोकेशन भेजता है जहां से लैपटॉप उठाने को कहता है। दरअसल कृष्णा ने भागते भागते लैपटॉप को टाइल से रिप्लेस कर दिया था। जब रमय बैग खोलता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है और वह बैग फेंक देता है। उसी समय कृष्णा को एक और इन्वेस्टर का फोन आता है, जो उसके प्रेजेंटेशन से बहुत खुश होता है और उसे तुरंत मिलने बुलाता है। भले ही कृष्णा की हालत खराब थी, लेकिन उसे यह डील चाहिए थी, इसलिए वह उसी हालत में इन्वेस्टर से मिलने चला जाता है। इन्वेस्टर उसे इस हालत में देखकर पहले हॉस्पिटल जाने को कहता है और बाकी बात बाद में करने की बात करता है। कृष्णा जब अपना ट्रीटमेंट कराकर अगले दिन इन्वेस्टर से मिलता है तो इन्वेस्टर उसके डेडिकेशन से बहुत खुश होता है और 50 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाता है। बदले में कृष्णा उसे कंपनी के 49% शेयर देता है। इसके बाद कृष्णा अपने काम को और जोर शोर से शुरू कर देता है और कंपनी चलाने के लिए अपनी एक टीम भी बना लेता है। इस पूरे समय में निखिल कृष्णा के साथ था और उसे पूरा सपोर्ट दे रहा था। कुछ महीने बाद कृष्णा का वन टच ऐप बनकर तैयार हो जाता है और इसके लॉन्च की डेट भी तय हो जाती है। लेकिन जिस दिन लॉन्च की डेट आती है उसी दिन कृष्णा को पता चलता है कि उसके दोस्त निखिल ने उसका लैपटॉप चोरी करके ऐप के सारे राइट्स रमय को 20 करोड़ रुपए में बेच दिए। जाते वक्त निखिल ने कृष्णा को एक सॉरी मैसेज छोड़ा था। कृष्णा इस बात से बिल्कुल दुखी नहीं होता, क्योंकि निखिल ने उसके हर बुरे वक्त में साथ दिया था। वह सोचता है कि एक छोटी सी गलती की वजह से वह अपने दोस्त को बुरा नहीं मानेगा। कृष्णा इसे अपनी किस्मत मान लेता है। उसे लगता है कि उसे हर जगह असफलता ही मिली है, चाहे शादी हो, कॉलेज हो या बाकी सारी चीजें। इसलिए अगर उसके दोस्त ने एक गलती कर दी तो उसे गुनहगार साबित करना उसे मंजूर नहीं था। ऐप के राइट्स बिक जाने की वजह से जिस कंपनी ने कृष्णा में इन्वेस्ट किया था उसने उस पर केस कर दिया था। लेकिन कृष्णा को अभी भी पूरी उम्मीद थी कि वह फिर से ऐप बनाकर पब्लिश कर सकता है। कृष्णा एक मिडिल क्लास को अपर क्लास तक ले जाना चाहता था। उसने अपने सभी एम्प्लॉइज को मोटिवेट किया, हम इस ऐप को फिर से बनाएंगे। ऐप बनाने में करीब 2 साल लग सकते थे, लेकिन कृष्णा ने सभी को मोटिवेट किया कि हम इसे 6 महीने के अंदर बनाकर पब्लिश करेंगे। वह कहता है तुम्हें ओवर टाइम करना पड़ेगा और मैं पेमेंट भी नहीं दे पाऊंगा। कृष्णा के सभी एम्प्लॉइज को उस पर बहुत भरोसा था। उसके डेडिकेशन की वजह से सभी उसे फुल सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक तरफ कृष्णा के एम्प्लॉइज नए ऐप को डेवलप करने में जुट जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ पुलिस कृष्णा को उठाकर जेल ले जाती है। यह सारी न्यूज प्रिया और श्रुति टीवी पर देख रही होती हैं। प्रिया को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी गलती सुधारने के लिए कृष्णा को छुड़ाने का फैसला करती है। इसलिए वह अपनी दोस्त से निखिल और रमय के बीच पैसे को लेकर हुई कन्वर्सेशन का रिकॉर्ड निकलवाती है। इस प्रूफ के साथ वह वकील को लेकर कृष्णा को छुड़ाती है। वकील कृष्णा से कहता है हमें निखिल पर केस कर देना चाहिए क्योंकि हमारे पास पूरे सबूत हैं। लेकिन कृष्णा निखिल पर केस करने से इनकार कर देता है, क्योंकि वह निखिल को खुश देखना चाहता था और अपने दोस्त को जेल में नहीं देखना चाहता था। इसके बाद श्रुति भी कृष्णा से माफी मांगती है कि उसने मुश्किल वक्त में उसे छोड़ दिया था। वह वापस उसकी लाइफ में वाइफ बनकर आना चाहती थी, लेकिन कृष्णा उसे अभी एक्सेप्ट करने से मना कर देता है और कहता है जब मैं सक्सेस हो जाऊंगा तब मैं तुम्हें खुद लेकर आऊंगा। कृष्णा ने अपनी टीम को काम पर तो लगा दिया था, लेकिन उसके पास इतने फंड्स नहीं थे कि वह अपने एम्प्लॉइज को सपोर्ट कर सके या उस जगह का रेंट दे सके जहां काम चल रहा था। इसलिए वह बहुत परेशान था। एक दिन वह रास्ते में जा रहा होता है, तभी उसे दिखता है कि कुछ गुंडे एक लड़की को छेड़ रहे हैं। कृष्णा उनका सामना करता है, लेकिन वे लोग चाकू निकालकर उस पर हमला करने लगते हैं। फिर भी कृष्णा उस लड़की को किसी तरह अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां से निकल जाता है। गुंडे उसके पीछे पीछे आ जाते हैं और कृष्णा और गुंडों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। गुंडे उसे चाकू मारने वाले होते हैं,
तभी पास की बिल्डिंग से कोई आवाज मारता है, जिसे सुनकर गुंडे भाग जाते हैं। बाद में कृष्णा उस लड़की को उसके घर छोड़ने जाता है। वहां उसे पता चलता है कि यह लड़की उसके सीनियर विशाल की बहन थी, जिसने फर्स्ट ईयर में उसकी रैगिंग ली थी। विशाल कृष्णा का शुक्रिया अदा करता है और उसे घर पर खाना खाने के लिए बुलाता है। दोनों में करियर को लेकर बातचीत होने लगती है। कृष्णा अपनी सारी प्रॉब्लम्स विशाल को बता देता है। इसके बाद विशाल उसे अगले हफ्ते अपनी बैचलर पार्टी में आने के लिए इनवाइट करता है और कृष्णा मान जाता है। बैचलर पार्टी में विशाल सभी को कृष्णा से इंट्रोड्यूस करता है और उसकी बहुत तारीफ करता है। वह कृष्णा के ऐप के बारे में भी सबको बताता है और कहता है कि हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। वह सबसे कहता है हमें इसमें कुछ न कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि कृष्णा को हेल्प मिले। वह उन्हें कुछ टाइम भी देता है। सभी लोग कृष्णा के आइडिया से बहुत इंप्रेस हो जाते हैं। अगले कुछ दिनों में विशाल और कृष्णा के जितने भी फ्रेंड्स थे, उन्होंने मिलकर करीब 2 करोड़ रुपए कृष्णा के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए। इससे कृष्णा बहुत खुश होता है और अपने एम्प्लॉइज को और मोटिवेट करके कंपनी को और अच्छे तरीके से चलाने लगता है। कुछ दिन बाद वे लोग ऐप को फिर से लॉन्च करते हैं। ये ऐप बहुत सक्सेसफुल हो जाता है। भले ही निखिल ने इसके राइट्स दूसरी कंपनी को बेच दिए थे, लेकिन इसे कैसे रन करना है इसका एक्सपीरियंस सिर्फ कृष्णा के पास था, क्योंकि उसने ग्राउंड पर जाकर फार्मर्स और कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को समझा था। इस ऐप की वजह से कस्टमर्स और फार्मर्स को बहुत प्रॉफिट होने लगा। इसकी वजह से कृष्णा 3,500 करोड़ का मालिक बन गया। इस सक्सेस का सेलिब्रेशन सभी लोग करते हैं, जिसमें प्रिया, श्रुति और बाकी सब शामिल होते हैं। प्रिया वापस कृष्णा के साथ आना चाहती थी, क्योंकि उसका पति सिर्फ बिजनेस और पैसे कमाने पर ध्यान देता था और उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था। लेकिन अब कृष्णा श्रुति को सेलेक्ट कर लेता है। इस पार्टी में विशाल निखिल को भी लेकर आता है। निखिल कृष्णा से आंखें नहीं मिला पाता। उसके साथ भी हादसा हो गया था, लेकिन कृष्णा उसे गले लगाकर माफ कर देता है। जैसा कि उसने पहले कहा था, निखिल ने इतना सब होने के बावजूद हमेशा उसका साथ दिया था, तो वह एक गलती की वजह से अपनी दोस्ती नहीं तोड़ता। यहीं पर स्टोरी वापस कॉलेज में आ जाती है, जहां कृष्णा उस लड़के को अपनी मम्मी से सॉरी कहने के लिए बोलता है और जो भी उनके पास है उसी में अपनी लाइफ चलाने की सलाह देता है। फिर हमें पता चलता है कि कृष्णा इस कॉलेज में क्यों आया था। वह फ्रेशर्स डे पर एज अ गेस्ट आया था। सभी को मोटिवेट करने और स्पीच देने वह लड़का कृष्णा से पूछता है, आप जैसी किस्मत सभी के पास नहीं होती और नहीं सबके पास इतना पैसा होता है कि वे सक्सेस हो सके। इसलिए कृष्णा जाते वक्त उस लड़के को एक फाइल देता है और कहता है कि इसे सबके सामने खोलना जब वह स्पीच दे। कृष्णा अपनी स्पीच में सभी को सिखाता है, हारना हमें बहुत कुछ सिखाता है, क्योंकि जब आप हारते हैं तब आपके पास जीतने के अलावा कोई और, इसलिए हर पल हारने के लिए तैयार रहो और वहां से कुछ अनप्रेडिक्टेबल चीज पाने के लिए रेडी रहो। आखिर में जाते वक्त वह उस लड़के को फाइल खोलने के लिए कहता है। फाइल में लिखा होता है, मैं कृष्णमूर्ति अपनी सारी प्रॉपर्टी और वेल्थ अपने एम्प्लॉयज को इक्वल शेयर में देता हूं। वह कहता है, हम लाइफ में कितना पैसा कमाते हैं यह मैटर नहीं करता, हम कैसा कैरेक्टर प्रपोजेस करते हैं ये हमारी लाइफ में मैटर करता है। तो मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही बेहतरीन मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए।